सुप्रभात छात्रों आज के अध्ययन का विषय है राजस्थान की कृषि, एग्रीकल्चर ऑफ राजस्थान। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान की खेतीबाड़ी के बारे में आपसे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि हमारी टोटल जीडीपी में प्रारंभिक समय से ही खेती का योगदान अधिक मात्रा में है। 2005-06 में राज्य की जीडीपी में कृषि का योगदान की यदि हम बात करें तो 29% योगदान रहा था, जो वर्तमान में लगभग 22% के आसपास है। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि वास्तव में एक मुख्य भाग है, लेकिन राज्य की कृषि के बारे में कहा जाता है कृषि मानसून का मोहताज होती है। छात्रों, ये कहावत आप हर कक्षा में सुनते आ रहे हैं, प्रारंभिक क्लासों से सुनते आ रहे हैं कि कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर करती है या मानसून की मोहताज होती है, क्योंकि खेतीबाड़ी में अनिश्चितताएं बहुत अधिक हैं। कृषि कार्य में अनिश्चितताएं बहुत अधिक हैं और कंप्लीट रूप से जो कृषि कार्य है वो मानसून पर निर्भर करता है। यदि अच्छा मानसून होता है तो अच्छी कृषि कार्य हो जाता है, और यदि मानसून का अभाव होता है तो खेती कार्य जो है वो पिछड़ जाता है। अब आप खुद इस चीज़ को देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में मानसून का औसत जो स्तर है वो प्रतिवर्ष गिरता जा रहा है। इसका जो वितरण है वो भी असमान होता जा रहा है। किसी क्षेत्र में अधिक बारिश हो जाती है, किसी क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। तो ऐसी दशा में इसका सारा जो प्रभाव है वो विपरीत हो रहा है। वैसे भी हम यदि कॉरलेशन की दृष्टि से देखें तो कृषि और मानसून का जो कॉरलेशन है वो धनात्मक उच्च कोटि का होता है। यदि ज़्यादा अच्छा मानसून होगा तो खेती कार्य भी अच्छा होता है, और यदि कृषि कार्य कमज़ोर मानसून होता है तो खेती कार्य भी कमज़ोर हो जाता है। तो छात्रों, आज हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान में कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कृषि की जो अनिश्चितता है वो अर्थव्यवस्था को परिवर्तनशील बना देती है। अब राजस्थान में जो खेती कार्य के लिए भूमि है उसका उपयोग किस किस मदों में किस किस तरीके से हो रहा है, हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लें। उसके बाद फिर हम आगे कृषि की जोत और उसके प्रारूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1951-52 व 2005-06 के वर्षों में राज्य की भूमि में कृषि संबंधी आंकड़ों की यदि हम बात करें तो इनमें काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। छात्रों, राजस्थान का कुल जो भूमि का क्षेत्रफल है, कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है, वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें शुद्ध कृषिगत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वो 49.1% रहा। 1951-52 आजादी के समय शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल 27% था, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया, 29% हो गया। इसका मतलब यह है कि जो बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि, अप्राप्य जो भूमि थी उसको हमने हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे संसाधन, हमारा अथक परिश्रम, इनके माध्यम से हमने उसको उपजाऊ बनाया है और खेती कार्य योग्य उसको बनाया। इस वजह से ये आज़ादी से लेकर वर्तमान तक ये आंकड़ा जो 27% था शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल का, वो बढ़कर लगभग 49.1% हो गया है। छात्रों, योजना काल में खेती का नई भूमि पर राज्य में काफ़ी विस्तार किया गया है। 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लगातार चल रही हैं, और उन पंचवर्षीय योजनाओं में हम प्लान बनाकर हम हमारे उद्देश्यों को निश्चित करके कृषि कार्य में सुधार के प्रयास करते हैं। उसी का ये परिणाम है कि जो नई तकनीक और नए प्रकार की भूमि का जो हमने विस्तार किया है, ये सब पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों के परिणाम हैं। एक से अधिक बार जोता गया खेत 51-52 में 4.4 लाख हेक्टेयर था, जो 2005-06 में 48.6 लाख हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार सिंचाई के साधनों का विकास होने से राज्य में गहन कृषि का कुछ सीमा तक विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल कृषिगत क्षेत्र 28.4% से बढ़कर 63.3% हो गया। यह 2002-03 में घटकर 38.6% था, फिर दोबारा से 4-5 में बढ़कर 61.5
प्रतिशत हो गया। तो छात्रों कुल मिलाकर ये आंकड़ों की यदि हम चर्चा करें तो खेती कार्य जो है काफ़ी परिवर्तनशील रहा है। कभी इसमें प्रोडक्टिविटी जो है या इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, कभी ये कम हो जाता है, क्योंकि ये भी कंप्लीट रूप से अभी मैंने आपको बताया कि वर्षा पर निर्भर करता है और जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है वो बंजर भूमि रह जाती है, वहाँ गैर बोया गया क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ये इसमें परिवर्तन देखे गए हैं। अब हम यदि एक एक मद के हिसाब से यदि देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी मद में कितनी कितनी भूमि का हम उपयोग करते हैं, तो हम इसमें बात करेंगे। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो तो आपको मैंने बताया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 11 लाख हेक्टेयर 11.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वन है, जो कुल भूमि क्षेत्रफल का लगभग 3.4%। कृषि के लिए अप्राप्य भूमि ये लगभग 89.8 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 26.2% है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि के योग्य व्यर्थ भूमि ये 90 हेक्टेयर है, ये भी लगभग 26.3% भाग है कुल क्षेत्रफल का। परती भूमि ये लगभग 58.3 लाख हेक्टेयर। पड़त भूमि, जिसको पड़त भूमि या पड़ती भूमि हम कहते हैं, वो कुल क्षेत्रफल का 17% भाग है। और शुद्ध कृषिगत भूमि, शुद्ध रूप से जिस पर खेती कार्य किया जाता है, वो 93.1 लाख हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 27.1%। सकल कृषिगत क्षेत्र, जिसमें आपका परती भूमि और शुद्ध भूमि, इन भूमियों को हम कंप्लीट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सकल कृषिगत क्षेत्रफल बनता है और उसमें वो 97.5 लाख हेक्टेयर बनता है, जो कुल भूमि क्षेत्रफल का 28.4% भाग है। छात्रों, यहाँ भूमि का जो वर्गीकरण है ये बताया गया अलग अलग मदों में। वनों में कृषि की अप्राप्य भूमि कितनी है, व्यर्थ भूमि कितनी है, पड़ती भूमि कितनी है, शुद्ध कृषिगत भूमि कितनी है और सकल कृषिगत क्षेत्रफल कितना है। अब इसमें हर जो गणना हम करते हैं हर वर्ष के हिसाब से, उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि कभी बारिश अच्छी हो जाती है तो उस स्थिति में फिर बोया गया क्षेत्र बढ़ जाता है, परती भूमि कम हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम कुछ पहाड़ हैं, कुछ ऐसे दलदली क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे पठारी क्षेत्र हैं, उनको हम तकनीकी के माध्यम से भी हम सुधार करके और उसको कृषि योग्य बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो आंकड़े मैंने बताए आपको, ये सब थोड़े परिवर्तनशील आंकड़े हैं और इनमें बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए, अब हम जो बात करेंगे वो कर रहे हैं यहाँ पर कि राजस्थान में जो 2000 से 2001 के बीच में कार्यशील जोतें हैं, उनका आकार किस प्रकार रहा है। तो पहले छात्रों, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा जोत क्या होता है। तो जोत का मतलब होता है भूमि का वह भाग जो किसान अपने पास रखता है या उसको जोतता है, जिस पर उसकी आजीविका निर्भर होती है। तो एक किसान के पास भूमि का जो टुकड़ा होता है, भूमि का भाग जो होता है, उसको जोत कहते हैं। अब ये आकार की दृष्टि से छोटे, बड़े, मध्यम, इस प्रकार से अलग अलग भूमि के टुकड़े होते हैं। किसी किसान के पास भूमि का बड़ा भाग होता है, किसी किसान के पास भूमि का छोटा भाग होता है, किसी किसान के पास भूमि का बहुत ही छोटा भाग होता है, किसी के पास भूमि होती ही नहीं है, भूमिहीन किसान होते हैं वो। तो इस प्रकार से हम जोतों को यदि हम वर्गीकृत करें तो यहाँ 5 प्रकार से हम जोतों को वर्गीकृत कर रहे हैं। ये पिछले भी वीडियो में मैंने आपसे जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का भारत के संदर्भ में चर्चा की थी, वहाँ भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर मैं आपको यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ कि जोतें जो हैं वो 5 प्रकार से हैं। नंबर 1, सीमांत जोतें होती हैं। सीमांत जोतें वे जोत होती हैं जिनका आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। छात्रों, जो जोत 1 हेक्टेयर से कम होती हैं उन्हें सीमांत जोत कहते हैं, और राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सीमांत जोतें किसानों के पास होती हैं, ये पाई जाती हैं, क्योंकि छोटे किसान ज़्यादा हैं और उनके पास भूमि का भाग कम पाया जाता है। लघु जोत जो होती हैं वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, वे जोतें जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होती हैं उन्हें लघु जोत कहते हैं। अब आपसे यहाँ छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सीमांत जोत से आप क्या समझते हैं,
लघु जोत से आप क्या समझते हैं, मध्यम लघु जोत से आप क्या समझते हैं, मध्यम जोत से क्या समझते हैं और वृहत जोत से आप क्या समझते हैं। तो 5 प्रकार की जोतें हो गई। तो मैंने आपको नंबर 1 बता दिया। सीमांत जोत वे जोत हैं जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है जिनमें, या 1 हेक्टेयर से कम जोत होती हैं। लघु जोत वे जोत होती है जिनका आकार 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है। मध्यम लघु जोतें वे जोतें होती है जिनका आकार 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच होता है। छात्रों, जो जोतें 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच होती हैं वो मध्यम लघु जोतें होती हैं। मध्यम जोतें वे जोत होंगी जो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में जिनका आकार होता है। और सबसे बड़ी जो जोतें होती हैं वो होती हैं वृहत जोतें, दीर्घ जोत भी इनको कहते हैं, जिनमें भूमि का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं तो सीमांत जोतें 18.49 लाख हैं। इनका कुल जोतों में प्रतिशत जो है वो लगभग 31.78% है। ठीक है। लघु जोतें जो है वो 12.10 लाख हैं। इनका कुल जोतों में आकार 20.79% है। इसके अलावा मध्यम जोतें जो हैं वो 12 लाख किसानों के पास हैं, जिनका कुल जोतों में आकार 20.62% आकार है। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें सीमांत जोत, लघु जोत और मध्यम जोत, 1 से लेकर 4 हेक्टेयर तक, प्रारंभिक स्थिति से लेकर 4 हेक्टेयर तक लगभग छोटे किसान ही होते हैं। तो छोटे किसानों का जो आकार है भारत में वो लगभग 80% है। राजस्थान के अंदर जो छोटे किसान हैं, लघु किसान जिनको हम कहते हैं, जिनके पास 2 या 2 से थोड़ा अधिक हेक्टेयर भूमि है, वो किसान कुल मिलाकर लगभग 80% किसान हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास जो अधिकांशतः किसान हैं उनके पास भूमि का छोटा भाग है और कुछ जो बड़े किसान हैं उनके पास भूमि का बहुत बड़ा भाग है। तो राजस्थान में जोतों की असमानता को देखा गया है। अधिक किसानों के पास भूमि का कम भाग है और कम किसानों के पास भूमि का ज़्यादा भाग है। तो ये आंकड़े जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जोतों का जो आकार है राजस्थान में असमान है। राजस्थान में जोतों का आकार समान वितरण पे नहीं है, इसलिए किसान की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक किसान को भूमि का उचित भाग नहीं मिलेगा तब तक वो ज़्यादा पैदावार नहीं कर सकता, ज़्यादा उत्पादकता को नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि छोटे टुकड़ों में लागत ज़्यादा आती है। भूमि के छोटे भागों में जब हम खेती कार्य करते हैं तो वहाँ लागत ज़्यादा आती है और उसमें कुछ उत्पादन होता है तो किसान केवल उस उत्पादन से अपनी आजीविका को ही चला सकता है। ठीक है। अब आजीविका को चला सकता है तो उसको उसमें ज़्यादा लाभ नहीं होता है, तो हमेशा वो उन कार्यों में लगा रहता है और उन कार्यों से बाहर निकल नहीं पाता है। जैसा कि हम बेरोजगारी जो पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको बताया जाता है कि कृषि कार्य में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है या सीमांत बेरोजगारी पाई जाती है। सीमांत बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी का मतलब होता है कि किसान जो है वो खेती कार्य में लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसकी आय में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता है। तो छोटी जोतों के कारण ऐसा होता है कि किसानों के पास भूमि का छोटा टुकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उसमें लाभ या मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, केवल उससे आजीविका चलती है या उनकी लागत ही निकलती है। तो ऐसी स्थिति में किसानों की जो परिवर्तन की दशा को देखा जा रहा है, सरकार बार बार पॉलिसी बनाकर ये घोषणा भी करती है हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, हम किसानों की स्थिति में बदलाव ला देंगे। तो ये इस प्रकार से संभव नहीं होगा जब तक जोतों का आकार समान वितरण पर नहीं होगा, किसान को भूमि का उचित भाग नहीं मिलेगा, तब तक किसान की आय में बदलाव करना संभव नहीं है। इसके अलावा देखिए छात्रों, कृषि कार्य में हम सिंचाई क्षेत्र की बात करें या सिंचाई के स्रोतों की बात करें तो ये सामान्यतः आप सब लोग इस बात से अवगत हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप, इन सभी साधनों से सिंचाई कार्य होता है। ये तो बिना मानसून के स्रोत हैं। वैसे तो ज़्यादातर जो भाग है राजस्थान का वो आज भी मानसून पर ही निर्भर है, क्योंकि लगभग कुल कृषिगत क्षेत्रफल का 37 से 38% भाग ही सिंचित क्षेत्र में आता है। सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है कि जिन पर सिंचाई कार्य तालाब, कुएं, नलकूप आदि से, नहरों से की जाती है। बाकी आज भी हमारा लगभग 60% जो भाग है या 62 से 63% जो भाग है वो मौसम पर निर्भर है, गैर सिंचित क्षेत्र है। यदि बारिश हो जाती है तो हम उस पर खेती कार्य कर पाते हैं
और यदि हम बारिश नहीं हो पाती है तो हम खेती कार्य नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है यहाँ कि हमारे सिंचाई के राज्य में जो मुख्य स्रोत हैं वो कुएं हैं, नलकूप हैं, तालाब हैं और नहरें हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कृषि कार्य में सिंचाई की जाती है वो नलकूपों से की जाती है। राज्य का सकल सिंचित क्षेत्रफल 1951-52 में 11.7 लाख हेक्टेयर था। ये 51-52 की आज़ादी के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में लगभग बढ़कर 78.2 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो छात्रों, ये आंकड़े का जब हम कंपेयर करेंगे तो बहुत अधिक इसमें बदलाव देखा गया। 51-52 में ये 11.7 लाख हेक्टेयर था कुल क्षेत्रफल का, जो लगभग वर्तमान समय में 78.2 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो कई गुना अधिक वृद्धि जो हुई है, ये सब जो परिवर्तन आया है ये हमारी टेक्नोलॉजी के कारण आया है। हमने जो 5 ईयर प्लान अपनाए हैं, 5 ईयर प्लान में जो सिंचाई क्षेत्र के लिए हमने पैसा खर्च किया है, साधन लगाए हैं, इस दशा में ये चेंज हमें देखने को मिला है। लगभग हम ये कह सकते हैं 9 से 10 गुना ये जो बदलाव देखा गया है, ये सब हमारे टेक्नोलॉजी के कारण ही हम देख रहे हैं। आज लगभग 37 से 38% जो भाग है वो सिंचित भाग हो गया है। राजस्थान में आज भी नलकूप और कुएं से सिंचाई सर्वाधिक होती है, जो लगभग 7-8 में 49.7 लाख हेक्टेयर था। 78.2 लाख हेक्टेयर का लगभग 50 लाख हेक्टेयर सिंचाई नलकूप और कुएं से होती है। ठीक है। 51-52 में सकल सिंचित क्षेत्रफल कृषिगत क्षेत्रफल का 12% था, लगभग 11.7% था, जो मैंने अभी आपको बताया, जो बढ़कर अलग अलग वित्तीय वर्षों में अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से बढ़ गया है। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में सिंचित फसलों में गन्ना, कपास, जौ व गेहूं का स्थान आता है और ज्वार, बाजरा, मूंगफली का स्थान काफी कम सिंचित क्षेत्रफलों में आता है। ज्यादातर जो सिंचित क्षेत्रफल है उसमें हम गन्ने को हम पानी देते हैं। इसके अलावा जौ है, कपास है और गेहूं है। इन फसलों के लिए हम ज़्यादा नलकूप और कुओं का प्रयोग करते हैं। जबकि यदि ज्वार, बाजरा, मूंगफली, इनकी हम बात करते हैं, चूँकि ये खरीफ की फसल है और ये मानसून के हिसाब से की जाती हैं, इसलिए यहाँ सिंचित क्षेत्र कम आता है। राज्य में सिंचाई के विकास की काफ़ी संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके लिए सिंचाई क्षेत्र में हमारी पूंजी लगाने की आवश्यकता है। हमें नया इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। हम अलग अलग क्षेत्रों में नलकूपों का विकास करके, नई जलीय परियोजनाएं बनाकर, ठीक है, नहरों का विस्तार करके, बांधों का विस्तार करके, जल स्वावलंबन योजना में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे टांके हैं, जोड़े हैं, ठीक है, इस तरह के हम जो अपने इसमें बदलाव ला रहे हैं, इसकी वजह से निश्चित तौर पर संभावनाएं देखी जा रही हैं और उससे सिंचित जो क्षेत्रफल है उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। देखिए छात्रों, इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो यहाँ कृषिगत राजस्थान में कृषिगत जो बात कर रहे हैं उसमें अगला जो हमारा इसमें विषय बनता है वो बनता है फसल प्रारूप। अब फसल प्रारूप या क्रॉप पैटर्न क्या है? क्रॉप पैटर्न की हम बात करते हैं तो क्रॉप पैटर्न का मतलब होता है कि राजस्थान में किस प्रकार की फसलों को बोया जाता है। क्या हम आजीविका के लिए फसलों को बोते हैं या हम व्यापारिक फसलें बो रहे हैं? व्यापारिक फसलें बो रहे हैं तो कौन कौन सी व्यापारिक फसलें बो रहे हैं, ठीक है, और हम यदि आजीविका के लिए फसलें बो रहे हैं तो कौन कौन सी फसलें बो रहे हैं, ये हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फसल प्रारूप का मतलब आप समझिएगा। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य है जिसमें अधिकांश लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है। किसान के सामने फसल के चुनाव की वैकल्पिक समस्या आती है। जब खेती कार्य किसान करता है तो सबसे पहले यही समस्या आती है कि वो कौन सी फसल बोए, क्या वो व्यापारिक फसलें बोए या आजीविका के लिए फसलें बोए। तो उस समस्या के समाधान के लिए किसान भूमि के जितने क्षेत्रफल पर जिस फसल को बोता है या निर्धारण करता है उसका संबंध फसल प्रारूप से होता है कि कृषिगत क्षेत्रफल के कितने भाग पर कौन सी फसल बो जाए और अन्य भाग पर कौन सी फसल बोई जाए। तो ये जो निर्धारण करने का जो तरीका है किसान का, ये फसल प्रारूप होता है। छात्रों, मीनिंग के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फसल के ढांचे अथवा फसल चक्र प्रतिरूप का अभिप्राय एक निश्चित समय अवधि के लिए बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में वैकल्पिक निर्णय लेकर प्रत्येक फसल के बोए जाने वाले भू क्षेत्र का निर्धारण करने से है। ये आप एक
सीमित शब्दों में फसल प्रारूप को आप डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिएगा कि फसल के ढांचे अथवा फसल चक्र, जो फसल का प्रारूप है ढांचा अथवा फसल चक्र, प्रतिरूप का अभिप्राय एक निश्चित समय अवधि में, रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, तो अवधि का मतलब आ गया, एक निश्चित समय अवधि के लिए बोई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में वैकल्पिक निर्णय लेकर प्रत्येक फसल के बोए जाने वाले भू क्षेत्र का निर्धारण करने से है। इसे फसल प्रारूप कहते हैं। छात्रों, दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो किसान द्वारा अलग अलग फसलों के बोए जाने वाले भू क्षेत्र का निर्धारण करना ही फसल प्रारूप कहलाता है। फसल प्रतिरूप में किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए जाने वाले भू क्षेत्र में भी परिवर्तन लाता है। ठीक है, आप किस क्षेत्र में उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, कि आप व्यापारिक फसलों का भाग बढ़ा रहे हैं या आप जीवन निर्वाह वाली जो फसलें हैं उनका भाग बढ़ा रहे हैं, उसको यदि हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर उससे भूमि के क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आता है। लेकिन वर्तमान में देखो, यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है कि आज की जो किसान की सोच है, आज जो खेती कार्य है, कृषि कार्य में जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, वो व्यापारिक फसलों को ज़्यादा किसान बोने लगा है। व्यापारिक फसलों को ज़्यादा बोने के कारण ही किसान आज लागत को कम करके अपनी आय को बढ़ा रहा है। आप ऐसी भूमि राजस्थान में, जिस पश्चिम राजस्थान की हम बात करते हैं, और पश्चिम राजस्थान में जो बंजर भूमि का बहुत बड़ा भाग था, जो 61% भाग मरुस्थलीय भूमि है जिसमें पानी का पूर्णतः अभाव है, इसलिए वो उसमें खेती कार्य करना संभव नहीं था। लेकिन हमने हमारे प्रयासों से इंदिरा कैनाल को विकसित किया और आज वहाँ इंदिरा कैनाल की वजह से वहाँ पानी पहुँचा है। इस वजह से पश्चिम राजस्थान में अधिक मात्रा में व्यापारिक फसलें बोई जाने लगी हैं। हम गंगानगर के किन्नू की बात करें, ठीक है, अनार के बागवान वहाँ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एलोवेरा की खेती वहाँ की जा रही है। इसके अलावा वहाँ मौसमी संतरा के बाग लगाए जा रहे हैं। कपास बहुत अधिक मात्रा में बोई जा रही है। तो कहने का मतलब, पश्चिम राजस्थान में जब से हमने पानी के संसाधन को विकसित किया है, इंदिरा नहर को विकसित किया है, उसके बाद बंजर भूमि आज कृषि योग्य भूमि में बदलती जा रही है और किसान व्यापारिक फसलें पैदा करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए छात्रों, कल की जो मैं क्लास लूँगा उसमें आपके हम आगे चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में कि राजस्थान में फसलों के ढांचे में किस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। अनाज, दालें, खाद्यान्न फसलें, तिलहन, कपास, अन्य व्यापारिक फसलें, किस किस का भाग वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, किसका कम होता जा रहा है, हम कौन सी फसल को ज़्यादा बो रहे हैं, कौन सी फसल को हम घटाते जा रहे हैं। तो ये सारे तथ्यों के आधार पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के हिसाब से हम जो आपसे चर्चा की है वो फसल प्रारूप पर की है, कुल भूमिगत क्षेत्रफल पर हमने की है। तो इसको थोड़ा आप अच्छे तरीके से देख लें, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। धन्यवाद छात्रों।